का इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। ऑलरेडी गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज के हमारे इस सेशन में जिसमें आज डिस्कस करेंगे छोटा-सा पर्टिकुलर एक्ट हमारा जो कि ऑलरेडी आपके नोट्स में एडेड था, लेकिन कोई बात नहीं, इसको मिलकर कवर कर लेंगे ताकि आपका कोई पार्ट मिस ना हो जाए। पैसा एक्ट यानी कि पैसा अधिनियम 1996 एक्चुअली में पंचायती राज व्यवस्था के अंदर जब हमने डिस्कस किया था कि भैया पंचायती राज व्यवस्था कहाँ-कहाँ इम्प्लीमेंट होगी, कहाँ इम्प्लीमेंट नहीं होगी, उसी के रिलेशन के अंदर एक हमने शेड्यूल पढ़ा था याद हो, 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल। हमने ये भी डिस्कस किया था कि भैया 6th शेड्यूल वाली हमारी कुछ जगहों के ऊपर हमारा ये एक्ट पंचायती राज का इम्प्लीमेंट नहीं होगा, यानी कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इम्प्लीमेंट नहीं होगा। बट 5th शेड्यूल वाला जो एरिया है, यानी 5वीं अनुसूची वाला जो एरिया है, वहाँ पर ये इम्प्लीमेंट होता है। लेकिन ये पहले नहीं हुआ करता था, ये बाद में हुआ करता था। ऑलरेडी वैसे नोट्स में एडेड था, लेकिन शायद किसी वजह से कोई पॉइंट्स क्लियर नहीं होंगे, तो कोई बात नहीं, उसको डिस्कस कर लेंगे और एक बार जान लेंगे कि सर ओवरऑल ये पैसा एक्ट है क्या। क्यों लेकर आया गया और ये काम क्या करता है। गिनती की कुछ 5-6 प्रोविजंस है वो हमें पढ़ने हैं, लेकिन एग्जाम के लिए ये आपका सवाल बन सकता है पैसा एक्ट वाला पर्टिकुलर पार्ट, जिसको हम छोड़ेंगे नहीं। ऑलरेडी एक पर्टिकुलर पार्ट को डिस्कस किया, उसको भी हम यहाँ पर हमारा डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि पैसा एक्ट के अंदर किस किस तरह के प्रोविजंस हमारे हमको देखने को मिलते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और जानेंगे कि इस एक्ट का संबंध किस किस पार्ट से, फिर आपकी कुछ क्वेरीज होंगी तो उनको लेंगे रिगार्डिंग कोई भी पर्टिकुलर आपकी क्वेरी कर रहे हैं हमारे सिलेबस के संबंध में। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सिद्धि, सोनी कुमारी, धीरज, सक्सेस, आशु, रोहित, शिखा, रोशनी, नेहा, मोनिका, अंजलि, सुजीत, अनम्या, ममता, शिवानी, रिया, रिजवाना, कामेंद्र, रजनीश, सभा, नीरज, कैप्टन वीर, दीपक गुप्ता, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेरी वेरी गुड इन्फॉर्मेशन। जिनका नाम नहीं ले पाया उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए डिस्कस करेंगे आज के पार्ट को, बात करेंगे कि पैसा एक्ट आखिर है क्या। एक कमेटी बनाई गई थी सरकार के द्वारा, हमारा नाम था भूरिया कमेटी। ये जो भूरिया कमेटी थी, बेसिक इसका पर्पस ये था कि सब देखो, हमने मोस्ट ऑफ द स्टेट्स के लिए तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को इम्प्लीमेंट कर दिया और जब वहाँ पंचायती राज के एक्ट को इम्प्लीमेंट कर दिया तो उसके रिजल्ट्स भी हमको देखने को मिल रहे हैं कि हाँ भैया ये ढंग से हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेकिन फिर एक प्रॉब्लम इसमें ये आ रही थी कि सर अब हमारे उन एरियाज का क्या किया जाए जो कि शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर किए गए हैं, यानी कि हमारे अनुसूचित क्षेत्र डिक्लेयर किए गए हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ हमने एक पॉइंट पढ़ा, अगर आपको याद हो 5th शेड्यूल के संबंध के अंदर कि सर 5th शेड्यूल के अंदर एक बात लिख रखी थी कि सेंटर के द्वारा या स्टेट के द्वारा बनाया गया कोई भी पर्टिकुलर कानून 6th अनुसूची के अंदर शामिल क्षेत्र में और 5वीं अनुसूची शामिल क्षेत्र में लागू होगा कि नहीं होगा वो गवर्नर तय करेंगे। और क्योंकि गवर्नर तय करेंगे तो ऐसी स्थिति के अंदर नेगोशिएशन करना पड़ेगा उन लोगों के साथ में, अगर वो हाँ कहेंगे तभी पॉसिबल हो पाएगा, फिर गवर्नर नोटिफिकेशन करेंगे। तो ऐसी स्थिति में हुआ क्या कि हमारे जो ये 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल के जो रहने वाले हमारे काउंसिल्स थी, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल्स, हमने डिस्कस किया था, तो वो जनजातीय सलाहकार समिति ने बताया कि हमको ये नहीं चाहिए। तो जब हमारा 1992 में अमेंडमेंट हुआ, 1993 में इंप्लीमेंट किया गया, तो वो एरियाज जो राज्य में 5वीं अनुसूची के अंदर आया करते थे और 6ठी अनुसूची में आया करते थे, वहाँ पर इसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया। अब 6ठी अनुसूची में कुछ कर नहीं सकते, क्यों नहीं कुछ कर सकते 6ठी अनुसूची के अंदर खत्म, तो सर उनका डिसीजन मानना हमारे लिए कंपल्सरी ऑटोमेटिकली इसलिए बन जाता है क्योंकि उनका रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। लेकिन भारत के बाकी स्टेट जो हमारे जो 5वीं अनुसूची में आ रहे थे, उनके लिए तो शायद किया जा सकता था। तो ट्राई यही था कि चलो 6ठी अनुसूची बाद में देख लेंगे, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अगर कभी हमको अलाउ करेगी तो हम देख लेंगे, लेकिन 5वीं अनुसूची के अंदर शामिल कर दिया जाए। इसके लिए ही 1996 में भूरिया कमेटी बनाई और भूरिया कमेटी ने एक्जैक्टली यही वाली पर्टिकुलर बात है कि काम करो, एक बार के लिए 6th शेड्यूल को भूल जाओ, 6ठी अनुसूची के क्षेत्र को भूल जाओ, सिर्फ उन एरियाज को आप फोकस करो जहाँ पर हमारी 5वीं अनुसूची लागू होती है, यानी कि 5th शेड्यूल लागू होता है। कमेंट सेक्शन में बता दो कि 5th अनुसूची वाले क्षेत्र कौन-कौन से हैं, यानी कि कौन-कौन से पर्टिकुलर राज्य ऐसे हैं जो कि हमारे 5th शेड्यूल के अंदर आते हैं, तो तब हम आगे डिस्कस करते हैं कि ओवरऑल ये पर्टिकुलर हमारा पैसा एक्ट कहता क्या है। तो इन्होंने रिपोर्ट बना करके सरकार को कहा कि इस तरह का काम कर दीजिए और इसको हमारा 5th शेड्यूल में लागू कर दीजिए। तो सरकार बकायदा कानून लेकर आए 1996 में, ताकि पंचायती राज व्यवस्था का जो हमारा कानून है उसको क्या किया जा सके, इंप्लीमेंट किया जा सके हमारे बाकी के रीजन्स में जो कि 5वीं अनुसूची के अंदर आते हैं। अब इसी वजह से कुछ प्रोविजन जोड़े गए। पहला प्रोविजन क्या लिखा गया, एवरी हैमलेट ऑफ शेड्यूल्ड एरिया शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एट ग्राम सभा इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर नंबर। सरकार ने इसके अंदर ये कह दिया कि सर हर गांव को एक ग्राम सभा घोषित कर दिया जाएगा, फर्क नहीं पड़ेगा कि वहाँ जनसंख्या कितनी है, कि भाई 100 लोग रहते हैं, 200 रहते हैं, 1000 रहते हैं, 5000 रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अनुसूचित क्षेत्र के अंदर जो भी गांव है हमारे, जितने भी एरिया आते हैं उन सबको एक ग्राम सभा डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि अनुसूचित क्षेत्र थे, यहाँ पर हमारे कई सारी जनजातियां वगैरह रहा करती थी, तो छोटे छोटे कबीले होते थे इनके, तो कबीले एक ही एरिया के अंदर इसका अलग कबीला, इसका अलग कबीला, इसका अलग कबीला, अलग अलग गांव नजर आते थे, तो सबको एक साथ लेकर आता तो बहस हो जाती, भैया हम इसकी बात नहीं मानेंगे, हम इसकी बात नहीं मानेंगे। तो कहते भैया जितना भी कोई भी गांव हमारे यहाँ पर है, चाहे वो 10-12 लोग रहते हो, 15-20 लोग रहते हो, 100-200 लोग रहते हो या 1000-2000 लोग रहते हो, हर तरह के गांव को ग्राम सभा डिक्लेयर कर दिया जाएगा ताकि सबकी बात सुनी जा सके और फिर उसको ढंग से इंप्लीमेंट किया जा सके। पहला ये वाला पर्टिकुलर पार्ट हमारे यहाँ पर ऐड किया गया। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था में हमने इस तरह की व्यवस्था नहीं देखी थी, वहाँ पर जरूरत पड़ती हमको, हम कम 2-4 हमारे 15-20 या 100-200 लोगों का कोई गांव दिखता तो आस पड़ोस के गांव के हम ऐड कर देते थे, तो क्षेत्र हमारा बड़ा छोटा होता रहता था। यहाँ ऐसा नहीं था, ये चीज की। दूसरा पार्ट क्या कहा गया, द ड्राफ्ट लॉ शुड बी प्रिपेयर्ड इन सच अ मैनर दैट ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल could be established in 5th schedule area should be focused on broader outline of autonomous यहाँ पर ऐड किया गया। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था में हमने इस तरह की व्यवस्था नहीं देखी थी, वहाँ पर जरूरत पड़ती हमको, हम कम 2-4 हमारे 15-20 या 100-200 लोगों का कोई गांव दिखता तो आस पड़ोस के गांव के हम ऐड कर देते थे, तो क्षेत्र हमारा बड़ा छोटा होता रहता था। यहाँ ऐसा नहीं था, ये चीज की। दूसरा पार्ट क्या कहा गया, द ड्राफ्ट लॉ शुड बी प्रिपेयर्ड इन सच अ मैनर दैट ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल could be established in 5th schedule area should be focused on broader outline of autonomous district council in 5th schedule। ये इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि इसको अब तक इंप्लीमेंट नहीं किया गया, अब तक इंप्लीमेंट नहीं किया जबकि सरकार ने 1996 में कहा था। इस बार सर हम एक्जैक्टली वैसे ही ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाएंगे, यानी कि वैसे ही हमारी जो है स्वायत्त संस्थाएं हमारा बनाया जाएगा, जिला परिषद बनाई जाएगी, जस्ट 6ठी अनुसूची में बनाई गई थी। एक्जैक्टली वही वाला पार्ट यहाँ भी करेंगे क्योंकि हमने लास्ट क्लास के अंदर 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल पढ़ा था, तो हमने ये जाना था कि सर 5वीं अनुसूची के अंदर बनता है वो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, यानी कि हमारा जनजातीय सलाहकार निकाय बनता है या जनजातीय सलाहकार समिति बनती है। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल 6ठी अनुसूची बनती है। फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में ऐसा क्या खास है जो 5वीं अनुसूची के अंदर हमको नहीं देखने को मिलता, जबकि 6ठी अनुसूची के अंदर देखने को मिलता है। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में क्या ज्यादा खास है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल क्यों ज्यादा जरूरी है और इसको बनाने का प्रयास क्यों किया जा रहा है, क्या फायदा होता है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का। एब्सोल्युटली करेक्ट कि सर अपने आप में वो जिले के अंदर भी जिला है, बिल्कुल सही। जैसे मान लीजिए ऐसा कोई पर्टिकुलर राज्य है हमारा, उसके अंदर ऐसे अलग अलग हमारे जिले बना रखे हैं हमने, इस जिले के अंदर एक छोटा सा पर्टिकुलर हिस्सा होगा, मान लीजिए थोड़ा सा इधर से लिया, थोड़ा सा इधर से लिया, थोड़ा सा इधर से लिया, ऐसा लिया और उसको कह दिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ये जिले के अंदर जिला होने का मतलब ये हो गया कि पूरे राज्य आसाम का, कोई राज्य कोई मान लो इसको, कोई राज्य हमारा, उसका कानून इन सब क्षेत्रों में लागू होगा, सब में, बस इस वाले हिस्से पर लागू नहीं होगा। यहाँ कौन सा कानून लागू होगा, कौन सा कानून लागू नहीं होगा, इस वाले एरिया में यहाँ के लोग खुद डिसाइड करेंगे। अगर वहाँ कहेंगे तो लागू होगा। ये पावर हमको देखने को मिलती है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में, यानी कि स्वायत्त जिला परिषद में। 6ठी अनुसूची में पढ़ा था। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में तो सरकार का रिप्रेजेंटेशन भी होता है, याद हो, हमने पढ़ा था कि एटलीस्ट हमारे जो ओवरऑल लोग हैं उसमें से 2/3 लोग
सरकार की होंगी, तो सरकार अपनी बात बनवा लेती है 5 अनुसूची वाले क्षेत्रों के अंदर, तो छठी में पॉसिबल नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पर प्रोविजन ऐड किया गया था कि 5 अनुसूची में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को शामिल किया जाएगा, स्वायत्त जिला परिषदों को बनाया जाएगा। हालांकि इसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया। आज भी मांग होती है कि इंप्लीमेंट करो, लेकिन नहीं किया गया और कर भी नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? जैसे वो इलाके अलग नजर आते हैं, जहाँ असम में ऐसा किया गया है या नागालैंड में ऐसा किया गया है। क्यों? क्योंकि वो ट्राइबल एरिया है पूरा का पूरा, और उन ट्राइब्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, विवाद है, इसीलिए हमने बना दिया। हमारे यहाँ पर बात कर लिया नॉर्मल राज्य की, बाकी के जो नॉर्थ ईस्ट के नहीं है, वो तो हमारा ट्राइबल एरिया है नहीं, बहुत सारी पॉपुलेशन रहती है, उनको इतनी ऑटोनॉमस हम दे नहीं सकते, इतनी पावर उनको दे नहीं सकते, इसीलिए हमने इसको इंप्लीमेंट नहीं किया। बात जरूर किया था, तो करेंगे आने वाले समय। फिर आगे और क्या कहा गया? Advice, tribal advisory councils envisaged in the fifth state level need to be reformed into effective organization. Chief Minister of the state should be its chairman. इस पार्ट में कहा गया कि सर जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है उसमें अब तक तो सीएम शामिल नहीं थे, अब से हमारा सीएम भी शामिल किए जाएंगे। हालांकि इसको भी अभी तक इंप्लीमेंट नहीं किया गया, ये वाला प्रोविजन भी आज तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। आपने याद होगा फिफ्थ शेड्यूल पढ़ा था, हमने कहा था कि सर ओवरऑल एक ऐसी पर्टिकुलर काउंसिल बनाई जाएगी जिसके अंदर संख्या हम अराउंड 20 के अराउंड रखेंगे, यानी कि 20 के अराउंड रखेंगे, जिसमें से 2 तिहाई मेंबर यानी कि 15 मेंबर सरकार के होंगे, और वो जो सरकार की तरफ से आएंगे मेंबर्स जो चुने जाएंगे वो कौन होंगे, किसको रिप्रेजेंट कर रहे होंगे? अगर कुछ याद है तो वापस ध्यान से सुनना, ताकि पता रहे कि कहाँ रिवीजन करने की रिक्वायरमेंट है इनको। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल जनजातीय सलाहकार परिषद 5वीं अनुसूची के तहत जो बनाया गया था उसमें कंडीशन थी। कंडीशन बहुत सिंपल सी थी कि सर जी ये जो ट्राइबल काउंसिल होगी इसमें 20 लोग होंगे, लेकिन 20 में से हमारा 2 तिहाई लोग यानी कि 2/3 लोग जो रहेंगे हमारा वो सरकार के रिप्रेजेंटेटिव होंगे। तो सरकार को तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन क्या वो किसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं? ऐसा कोई प्रोविजन पड़ा था? कोई बात नहीं, रिवाइज कर लीजिएगा। हमने ये पढ़ा था कि सर ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल जनजातीय सलाहकार समिति के अंदर सरकार के वो रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे जो बेसिकली चुने गए हैं एसटी या एससी के लिए आरक्षित सीटों से। जैसे पहले से जो हमारा आरक्षित सीटों से लड़े हुए जीते हुए व्यक्ति हमारे वही यहाँ पर हमारे क्या जाएंगे, यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे। सीएम का पार्ट नहीं था। इस एक्ट में कहा कि सर जी हम क्या करेंगे, सीएम को इसमें शामिल करेंगे ताकि सीएम और अच्छे से हमारा कोऑर्डिनेट कर पाए और सीएम को इसका अध्यक्ष बनाया जाएंगे। इस प्रोविजन को भी इंप्लीमेंट नहीं किया गया। कहा जरूर कहा था कि हम करेंगे ऐसा। तो आज की तारीख में अगर आपको पूछ लिया जाए कि क्या सीएम इसका मेंबर होता है, आप कहोगे नहीं सर सीएम इसका मेंबर नहीं होता है। वैसा एक्ट में प्रावधान था कि हम इसको करेंगे, लेकिन किया कभी नहीं, अब तक नहीं किया। क्लियर? फिर कुछ पॉइंट्स और यहाँ पर हमारे लिखे गए। क्या? The tradition customs of Adivasis should be respected and the present system should be coordinated with the customary practices. यानी कि जब भी हमारा प्रशासन कोई तरह की पॉलिसी लाएगा, कोई तरह का कानून लाएगा, तो उन पर्टिकुलर कानूनों को यहाँ के जो इन आदिवासियों के हमारे ट्राइब्स के जो ऑलरेडी हमारे कस्टम्स परंपराएं चली आ रही उनका ध्यान रखा जाएगा और कोशिश यही की जाएगी कि इनकी प्रथाओं का सम्मान किया जाए, जबरदस्ती इंटरफेयर ना किया जाए। जैसे कि मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था, चर्चा की थी कि भील जनजाति के अंदर एक परंपरा है मोताना जिसको कहा जाता है। मोताना का मतलब होता है अगर जनजाति के लोगों में आपस में विवाद हो गया या अलग अलग जनजाति के अंदर हमारा कोई पर्टिकुलर विवाद हो गया और भील जनजाति की किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो 100 को तब तक नहीं उठाया जाता तब तक मुआवजा ना दिया जाए उस व्यक्ति के द्वारा जिसके थ्रू ये हमारा घटना घट गई है। तो ये हमने पढ़ा है, हमको तो लगेगा ये बात गलत है सर जी, ये तो मौत के बदले पैसे लिया जा रहा है, लेकिन परंपरा ये फॉलो करनी पड़ेगी। ऑलरेडी हमारे कस्टम्स परंपराएं चली आ रही उनका ध्यान रखा जाएगा और कोशिश यही की जाएगी कि इनकी प्रथाओं का सम्मान किया जाए, जबरदस्ती इंटरफेयर ना किया जाए। जैसे कि मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था, चर्चा की थी कि भील जनजाति के अंदर एक परंपरा है मोताना जिसको कहा जाता है। मोताना का मतलब होता है अगर जनजाति के लोगों में आपस में विवाद हो गया या अलग अलग जनजाति के अंदर हमारा कोई पर्टिकुलर विवाद हो गया और भील जनजाति की किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो 100 को तब तक नहीं उठाया जाता तब तक मुआवजा ना दिया जाए उस व्यक्ति के द्वारा जिसके थ्रू ये हमारा घटना घट गई है। तो ये हमने पढ़ा है, हमको तो लगेगा ये बात गलत है सर जी, ये तो मौत के बदले पैसे लिया जा रहा है, लेकिन परंपरा ये फॉलो करनी पड़ेगी आपको। तो सरकार अननेसेसरी इंटरफेयर नहीं करती। जब मामला पुलिस के पास भी आता है इस तरह की गतिविधियों में तो सरकार भी इंटरफेयर नहीं करती भैया कि इसके अंदर आपकी परंपरा वो निभा दो, हम नेगोशिएशन करवा देंगे, यानी कि हम आपके बीच में मध्यस्थ बन जाएंगे। जब आपका काम हो जाए तब जो भी दोषी रहेगा उसको हम सजा देंगे। क्यों? क्योंकि सर वो एक हमारी जनजाति ऐसी है जिसको आरक्षित रिजर्व किया हमने, मान्यता दी है और वो 5th शेड्यूल के अंतर्गत आती है, 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आती है हमारा। इसलिए उनके कस्टम्स का उनकी परंपराओं का सम्मान किया जाएगा। प्रशासन को ये चीज समझनी होगी, जबरदस्ती का इंटरफेयर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये पॉइंट यहाँ पर हमारा हाईलाइट किया गया। क्यों? क्योंकि सर ये लोग जो आदिवासी ट्राइब्स हैं हमारी, ये बाहरी लोगों का इंटरवेंशन अलाउ नहीं करते। आज का मॉडर्न जमाना हमारा जो है उनका मॉडर्न उतना नहीं है, वो जमाना वो अपनी परंपराओं से ज्यादा जुड़े हुए हैं। इंटरफेयर करने की कोशिश करोगे तो कन्वर्जन भी की थी, विवाद हुआ था हमारा, फिर नहीं करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये पॉइंट यहाँ पर हमारा हाईलाइट किया गया। क्यों? क्योंकि सर ये लोग जो आदिवासी ट्राइब्स हैं हमारी, ये बाहरी लोगों का इंटरवेंशन अलाउ नहीं करते। आज का मॉडर्न जमाना हमारा जो है उनका मॉडर्न उतना नहीं है, वो जमाना हमारा वो अपनी परंपराओं से ज्यादा जुड़े हुए हैं। इंटरफेयर करने की कोशिश करोगे तो कन्वर्जन भी की थी, विवाद हुआ था हमारा, फिर अलग अलग तरह के आंदोलन देखे थे हमने, हम पढ़े हिस्ट्री के अंदर। वैसे बात हम नहीं झेलना चाहते, तो जानबूझ के किसी तरह का कोई विवाद ये काम नहीं किया जाएगा। फिर आगे ग्राम सभा शुड बी एम्पावर्ड टू प्रिपेयर प्लान्स बजट फॉर ट्राइबल पीपल। सर जब भी कभी किसी तरह की कोई योजना इंप्लीमेंट करनी होगी, कोई सड़क बनाने की बात की जाएगी, कोई पॉन्ड या कोई कुआं बनाने की बात की जाएगी, तो ग्राम सभा के लोगों को अधिकार रहेगा। सरकार तय नहीं करेगी कि क्या रिक्वायर्ड है क्या नहीं रिक्वायर्ड है, यहाँ कितना बजट चाहिए, कौन सी योजना चाहिए। यहाँ की ग्राम सभा के जो लोग होंगे, जनजाति के सारे लोग होंगे, वो मिलकर के फैसला लेंगे। अगर कल को ये अलग से कोई गरीबी उन्मूलन का प्लान बनाना चाहते हैं हमारा, वो सब भी ये करेंगे, यही बताएंगे भैया कौन सी योजना चाहिए, कितना बजट चाहिए, किस रूप में चाहिए। सरकार इंटरफेयर बिल्कुल नहीं करेगी। एमसी रहेगा अगर यहाँ पर इंप्लीमेंट करना है तो फिर ये लोग क्या करेंगे कि कौन काम करेगा, कितने लोग काम करेंगे, कितने घंटे काम करेंगे हमारा। इस तरह से सरकार ने जो नियम बना रखे वो वाला नहीं काम करेगा। अगर कभी भी ग्राम सभाओं के अंदर वो एरियाज जो कि 5th शेड्यूल में 5वीं अनुसूची में आते हैं उनके अंदर कोई हमारा डेवलपमेंट का प्रोग्राम चलाना हो, बिना इनसे कंसल्ट किए, बिना इनसे सलाह किए कोई भी तरह का प्रोग्राम हमारा नहीं इंप्लीमेंट किया जा सकता। क्लियर? कोई डाउट इसी तरह का किसी भी पॉइंट में तो प्लीज पूछ लीजिए। फिर आया हमारा एक और प्रोविजन, if the scheduled area has a majority population of scheduled tribe, the panchayat chairman and vice chairman should be a person from a scheduled tribe. जैसे आपने मुझे एरिया घोषित किया है हमारा, कि सर एक राज्य है हमारा, इस राज्य का एक पर्टिकुलर छोटा सा ये हिस्सा होगा कहीं पर हमारा, जहाँ पर आपने उसको शेड्यूल एरिया 5वीं अनुसूची के तहत कर दिया है, 5th शेड्यूल के तहत कर दिया है हमारा। अब उस एरिया में मान लो जो पॉपुलेशन आई, जितनी भी पॉपुलेशन है 100, 200, 1000, 2000, 5000, 10,000 जितने भी लोग आए हमारा, उनमें अगर ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है हमारी, एसटी समुदाय की ज्यादा है, अनुसूचित जनजाति की आबादी ज्यादा है, तो जो ऐसी पंचायत बनेगी उसका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी उसी पर्टिकुलर जनजाति का व्यक्ति ही होगा। ये व्यवस्था आपने पंचायती राज में नहीं पढ़ी थी। पंचायती राज में एससी एसटी का सरपंच बनेगा, ऐसा जो प्रोविजन आपने पढ़ा था उसका आधार क्या था, सीट तय करने का आधार क्या था, सीट्स तय करने का। कैसे डिसाइड करोगे एससी और एसटी का सरपंच बनेगा, कितनी सीट मिलेगी, उसका बेसिस क्या था, कौन तय कर रहा था पंचायती व्यवस्था में कि सरपंच एससी समुदाय से बन रहेगा या एसटी समुदाय से बनेगा, कितनी सीट रहेगी। एब्सोल्युटली करेक्ट, गवर्नमेंट तय करती थी। मंत्रण नहीं, एससी एसटी समुदाय का मंत्रण था ही नहीं, स्टेट का लेजिस्लेचर राज्य का विधानमंडल तय करता था सर जी कि एससी समुदाय एसटी समुदाय का हमारा जो सरपंच रहेगा उसके लिए कितनी सीट रिजर्व रहेगी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। जो शेड्यूल एरियाज है हमारे, यानी कि अनुसूचित हमारे जो क्षेत्र घोषित किए गए 5वीं अनुसूची में, उस एरिया में बहुत सारी पॉपुलेशन जो कि ऑब्वियसली जनजाति की होगी, तो उस सिनेरियो के अंदर वहाँ का अध्यक्ष भी और उपाध्यक्ष भी, हमारा चेयरमैन और वाइस चेयरमैन दोनों ही हमको इसी अनुसूचित जनजाति से देखने को मिलेंगे। सीट रिजर्व रहेगी हमारे इस 5th शेड्यूल के अंतर्गत आने वाले शेड्यूल एरिया से। ये प्रावधान हमने पंचायत राज में नहीं पढ़ा था, ये इससे अलग प्रावधान हमारे यहाँ पर जोड़ा गया। इसके अलावा और क्या पॉइंट जोड़ा गया? हाँ, ऑलमोस्ट हमारे वही लोग होंगे, एब्सोल्युटली करेक्ट, एसटी समुदाय के लोग हमको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसलिए तो आपने यहाँ पर हमारा रिजर्व किया, तो ऑटोमेटिकली कह दिया कि सर जी अगर जनसंख्या इनकी ज़्यादा है
तो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की पोस्ट भी एसटी समुदाय की ही रहेगी, अनुसूचित जनजाति की हमको देखनी पड़ेगी। फिर कुछ और पॉइंट यहाँ पर ऐड किए गए हैं कि सर पंचायत थोड़ा ज़्यादा पावर इनके पास होगी, जो भी पर्टिकुलर नियम बनाने होंगे, जो तरह का हमारा पॉलिसी बनानी होगी, वो सब ये खुद तय करेंगे। सरकार नहीं बताएगी कि कौन सी पॉलिसी लागू करनी है, कैसी पॉलिसी लागू करनी है, ज़्यादा प्रभावी पॉलिसी इनकी रहेगी। सरकार एक स्कीम लेकर आई मान लो और ये अपनी स्कीम और लेकर आ गए, तो इनकी स्कीम मानी जाएगी, ना कि सरकार की स्कीम मानी जाएगी। ये पर्टिकुलर पावर हमारा देने की बात हुई थी पैसा एक्ट के अंदर, हमारी भूया कमेटी के थ्रू सरकार ने इस बात को लिखा था। फिर इसके साथ-साथ ये भी कहा गया ग्राम सभा को ज़्यादा पावर दी जाएगी, पैसे फाइनेंशियल तौर पर यानी कि वित्तीय रूप से, ताकि वो जल्दी से जल्दी विकास कर पाए, ऐसी वित्तीय शक्ति ज़्यादा दी जाएगी। दी नहीं गई आज तक, लेकिन कहा गया था कि जो नॉर्मली पंचायत राज व्यवस्था को मिली हुई शक्तियाँ हैं, हमने जो पढ़ा था पंचायती राज व्यवस्था में 29 सब्जेक्ट है, उनसे थोड़ा ज़्यादा पावर और ज़्यादा पैसा दिएगा ताकि यहाँ पर डेवलपमेंट जल्दी हो सके। लेकिन इंप्लीमेंट तो आज भी नहीं किया गया यहाँ पर, ना तो पंचायती राज व्यवस्था में ऐसे हालात है, ना यहाँ पर आपको इस तरह का हालात देखने को मिलता है। इसको भी इंप्लीमेंट नहीं किया गया, लेकिन प्रावधान जरूर हुआ करता था। और एक बार और लिख दिया गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि एग्जाम में पूछा था, आज इंप्लीमेंट भी है कि सर शेड्यूल्ड एरिया जो घोषित कर रखा है 5 अनुसूची के अंदर, अनुसूचित क्षेत्र जितने भी घोषित कर रखे हैं, वहाँ अगर कोई भूमि का अधिग्रहण करना हो, लैंड का एक्विजिशन करना हो, तो ग्राम सभा के लोगों की मंजूरी लेनी पड़ेगी। सरपंच की नहीं, ग्राम सभा की, यानी कबीले के सारे लोगों की। लेकिन हमने क्या कहा, ग्राम सभा उसे डिक्लेयर किया जाएगा, एक हर एक गाँव को हमारा ग्राम सभा डिक्लेयर किया जाएगा, तो उस गाँव की परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर गाँव वाले हाँ कर देते हैं कि सर ठीक है, हमारी जमीन को अधिग्रहण किया जा सकता है इस डेवलपमेंट की एक्टिविटी के लिए, तो ही ऐसा पॉसिबल हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो भूया कमेटी सरकार ने बताई कि बताओ भैया बनाई कि बताओ भैया 5 अनुसूची जो है हमारी, उसके आने वाले क्षेत्रों के अंदर कैसे इसको इंप्लीमेंट किया जाए पंचायती राज व्यवस्था को। तो पैसा एक्ट आया उनकी सिफारिश पर, पैसा एक्ट को इंप्लीमेंट कब किया गया, तो याद रखिएगा 24 दिसंबर 1986। डेट पूछता नहीं है कोई, लेकिन भी पता होना चाहिए ऑनेस्टली। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कौन से एरिया पर लागू कर रहे हैं, 5वीं अनुसूची पर लागू कर रहे हैं, उन क्षेत्रों पर जो 5th शेड्यूल में आते हैं। अब शुरुआत में मैंने आपको ये सवाल पूछा था कि सर वो पर्टिकुलर एरियाज आपको कौन से नजर आते हैं जिसके अंदर क्योंकि हमारी ये 5th शेड्यूल में आते हैं। इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है, याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, याद करने का तरीका क्या बताया था। सर वो स्टेट्स याद कर लो जहाँ पर 6ठी अनुसूची लागू होती है। कौन-कौन से थे सर 6ठी अनुसूची वाले राज्य? 4 थे सर, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये 6th शेड्यूल में आ गए 4 राज्य। इसके अलावा जो बचे हुए राज्य है 24 राज्य, वहाँ पर हमको कौन सा शेड्यूल देखने को मिलेगा? 5वां शेड्यूल। जैसे बाकी के जो पर्टिकुलर राज्य है हमारे, उन सभी राज्यों के अंदर हमको ये व्यवस्था देखने को मिलेगी, अगर कल को इंप्लीमेंट करनी पड़े। याद है ये पॉइंट? एक और सवाल का जवाब दो। हमने जब 5 ही अनुसूची पढ़ी थी, तो मैंने आपको 2 फैक्ट बताए थे। पहले फैक्ट में कहा था कि उन राज्यों का अगर आपको नंबर पूछ ले कि जहाँ पर 5 अनुसूची लागू होगी, तो आंसर आपका क्या रहेगा, हमारा वो 4 राज्य अलग कर दो, बाकी बचे हुए 24 राज्य रहेंगे। लेकिन सवाल ये पूछ ले कि वर्तमान में कितने राज्य का क्षेत्र हमारी 5 अनुसूची के तहत शामिल किया गया, तो आंसर कितना रहेगा? 8%। कितना किया जा सकता है तो अलग पड़ा था। वो तो आंसर हमारा चॉइस है, वो 4 नाम याद कर लो, बाकी को हटा दो। लेकिन कितने क्षेत्रों में ये किया गया है, वो पर्टिकुलर नाम कौन से हैं, यानी कि वो एरियाज कौन से हैं। तो रिवाइज कर लेते हैं नाम ताकि क्लियर रहे। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, नया एक तेलंगाना। कितने हो गए? 10। रिपीट कर देता हूँ। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, उड़ीसा, महाराष्ट्र। ये 10 वो राज्य है जहाँ आज की तारीख में इंप्लीमेंट किया गया। आज की तारीख में किया कितने राज्यों में जा सकता है? 24 राज्यों में। कौन से सर 24 राज्य? कि सर आसाम छोड़ दो, मेघालय छोड़ दो, त्रिपुरा छोड़ दो, मिजोरम छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? क्योंकि यहाँ पर हमारा 6ठी अनुसूची लागू होती है। इसके अलावा जो 24 राज्य बच जाते हैं वहाँ पर लागू होता है। तो लागू हो सकते हैं, आंसर रहेगा 24। है कितने में आंसर रहेगा 10। तो वर्तमान में पैसा कितने राज्य में लागू है, ऐसा पूछ ले तो आंसर क्या रहेगा? 10। क्लियर? हाँ, जो तेलंगाना बना था, जो तेलंगाना बना था हमारा, उसके बाद इसको हमारा ऐड किया गया था। जैसे आप भी इसी वाले पर्टिकुलर कैटेगरी में, ये लेटेस्ट वाला पार्ट अभी किया गया, लेकिन सबसे नया राज्य हमारा इसके अंदर हमको तेलंगाना दिखा। और अभी हाल ही के अंदर चर्चाओं के अंदर भी था, क्योंकि कुछ विवाद हो गया था अलग तेलंगाना और हमारे इस आंध्र प्रदेश के बीच में, क्योंकि जब अलग किया गया था तो उस दौरान में कुछ पर्टिकुलर एरिया ऐसे थे, कुछ पार्ट ऐसे थे जो कि आने चाहिए तेलंगाना की तरफ, लेकिन चले गए हमारे ये आंध्र प्रदेश की तरफ, और विवाद इसी को लेकर हुआ था। तो हो सकता है शायद एग्जाम में पूछे। क्लियर? तो ओवरऑल हमारा ये चीज याद रखिए। नहीं, यार नहीं पूछता है कौन सा हुआ, बस हमको ये याद होना चाहिए कि कितने राज्य वर्तमान। तो सवाल पूछने पर डिपेंड करता है जो अगला क्या पूछना था। बस यही है हमारा पैसा एक्ट। जैसा कि प्रोविजन हमारे ऐड किए गए पैसा एक्ट के अंदर। हालांकि वही बात बहुत अलग है कि एक्ट के अंदर लिखे गए प्रावधान तो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में ढंग से इंप्लीमेंट नहीं किया गया इसको। इस चीज को अगर किसी ने ढंग से इंप्लीमेंट किया, यानी कि जो 10 राज्य जहाँ ये आज भी काम करता है, उसमें सबसे अच्छा एग्जांपल है मध्य प्रदेश। सर मध्य प्रदेश ने लैंड वाले पार्ट को, यानी कि जमीन को अधिग्रहित करने वाले पार्ट को लेकर बहुत अच्छा लॉ बनाया, और वहाँ पर वहाँ की जनजातियों से बिना पूछे, बिना उनकी मर्जी का कंपनसेशन दिए, यानी कि मुआवजा दिए, कोई भी व्यापारी, कोई भी सरकार, कोई और व्यक्ति भी जमीन अधिग्रहण नहीं कर सकता। अगर करने की कोशिश करता है तो उसको असंवैधानिक कर दिया जाता है। सरकार खुद इस चीज को लेकर ध्यान रखती है। इसका कारण है क्योंकि सर मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन में ऑलमोस्ट 40% से भी ज़्यादा जनजाति है। अब इतना बड़ा पोर्शन अगर नजर आएगा तो उनकी आवाज भी आएगी, और आवाज आएगी तो वोट के दौरान सुनी जाएगी। मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने पैसा एक्ट को सबसे अच्छा इंप्लीमेंट किया है। इसके एक-एक प्रोविजन को, खास करके लैंड वाले प्रोविजन को, तो भूमि अधिग्रहण अगर आपको करना है तो राज्य की सरकार छोड़ो, राज्य की सरकार के अलावा केंद्र की सरकार, बाकी कोई सरकार, कोई प्राइवेट व्यक्ति आ जाए, बिना इनकी मर्जी के, बिना वो मुआवजा दिए जो ये लोग चाहते हैं, ग्राम सभा के लोग यहाँ के, उसके बिना दे ही नहीं सकते, जमीन ले नहीं सकते। ये एक पार्ट हमको यहाँ पर अच्छा देखने को मिलता है। इसलिए जब जनजातीय के डेवलपमेंट की बात आती है तो ज्यादा डेवलपमेंट यहाँ पर हमको होता दिखाई देता है बाकी के कंपनी से। तो पैसा एक्ट को सबसे अच्छा इंप्लीमेंट किया मध्य प्रदेश ने, लेकिन इसकी कमियां हमको नजर आती। कमियां क्या थी? सबसे पहला तो पार्ट हमारा यही कि सर यहाँ पर हमारा कहा गया था, पॉइंट कि ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई जाएगी 6ठी अनुसूची की तरह, ये आज तक नहीं की गई है। ये भी कहा गया था कि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, जनजातीय सलाहकार समिति में मुख्यमंत्री को अध्यक्ष बनाया जाएगा, ये भी आज तक नहीं किया गया। ये भी कहा गया था कि सर जी ओवरऑल जो फाइनेंशियल पावर एक्स्ट्रा दी जाएगी हमारा, ताकि और जल्दी मजबूत हो सके, ये भी नहीं किया गया हमारा। तो इतना अच्छा इंप्लीमेंटेशन नजर नहीं आता हमको बाकी राज्यों के अंदर अगर कमियां पूछे तो। सिर्फ एक एग्जांपल मध्य प्रदेश है, लेकिन वहां पर भी हमको ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल देखने को नहीं मिलती, वहां पर भी सीएम अध्यक्ष नहीं होता, वो सब पॉइंट वहीं पर है। बस लैंड वाले पॉइंट को उसने ढंग से इंप्लीमेंट किया। बस यही है आपका पैसा एक्ट। और कोई डाउट है प्लीज पूछिए किसी को भी। पैसा एक्ट प्रीलिम्स में तो देखो सवाल अगर वो बनाना चाहे प्रीलिम्स का पार्ट में तो बना सकता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सब सिंपल फैक्ट है। तो ऐसा लिख सकता है कि पैसा एक्ट में 5 अनुसूची के अंतर्गत ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल यानी कि जिला स्वास्थ्य परिषद बनाने की बात कही गई थी, ऐसा बना सकता है। लेकिन आता कम सवाल, ये नहीं कि आएगा नहीं, आने को तो सवाल बन सकता है, लेकिन ये मान के चलो मेंस में आने के सवाल ज़्यादा है, क्योंकि इस टॉपिक पर ज़्यादा सवाल बनते हैं मेंस में। सीधा पूछता है बताओ भैया इसके प्रावधान क्या है और इसकी कमियां क्या है, और फिर इसके समाधान क्या हो सकता है। तो समाधान वही जो पंचायती राज के समाधान है, एग्जैक्टली वही समाधान यहाँ देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी कह नहीं सकते कि प्रीलिम्स में नहीं आएगा, आ सकता है। ठीक है, बस ये वाला एक आपका टॉपिक था जो आपने कल बताया था, हमने पढ़ लिया। और कोई क्वेरी हो तो बता दूंगा, किसी तरह का और कुछ जानना हो तो पूछ लो। हाँ, ये आपका पॉलिटी का ऑफिशियली लास्ट क्लास है। अब आपकी 2 क्लासेस होगी, एक संडे को आएगी और एक मंडे को आएगी। वो आपका स्टेट जीके का पार्ट है। स्टेट जीके सब्जेक्ट वाइज बांट दिया गया है हमारा। इकोनॉमिक्स कराएंगे, ज्योग्राफी कराएंगे। तो पॉलिटी के 2 सेगमेंट मेरे पास है, एक आर्ट एंड कल्चर का और एक पॉलिटी का है। पॉलिटी में तो एक है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि हमारे जो कलेक्टर साहब होते हैं उनके क्या काम रहेंगे, और एक आपके यूपी के, ओनली यूपी के टूरिस्ट पॉलिसी जो है, टूरिज्म की पॉलिसी जो है, पर्यटन की पॉलिसी, उसको लेकर के क्या क्या योजना आई है, वो वाला पार्ट दिया गया। तो 2 क्लासेस आएंगी, संडे और मंडे को हमारा, तो कवर हो जाएगा। और पॉलिटी के संबंध में नहीं है, एक थोड़ा आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है और एक हमारा ये पार्ट है। न्यू बैच कब से चालू होगा ये तो आप ही को चेक करना पड़ेगा। सक्सेस के न्यू वाला पर्टिकुलर बैच हमारा जो है वो कब से चालू होगा, क्योंकि मेरे पास बैच की अपडेट पहले नहीं आती। मेरे पास बैच की अपडेट 15 दिन पहले या 10 दिन पहले आती है, तो आप चेक कर लो अपनी बैचेस कौन-कौन से आपके शेड्यूल में, आपको पता चल जाएगा, तो वहाँ से पढ़ लेंगे।
ओके, आपका एग्ज़ाम कब है उसके अकॉर्डिंग आप बैच स्विच करिएगा। अगर 2023 का एग्ज़ाम देने वाले हो, तो कोई फ़ायदा नहीं है। 2024 में है, तो फिर आप रिवाइज़ कर लो, 1 महीना, 2 महीना जो बीच में है। क्योंकि अभी बीच में कोई बैच नहीं आ रहा है न्यू हमारा। अगर बैच आएगा भी, तो मान के चलिए शायद मई में या फिर शायद जून में आएगा। है ना? 5 और छठा बैच जून में आ रहा है। निशि बता रही हैं कि 5वाँ और छठा बैच आएगा जून के अंदर, तो वहाँ से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो आपको पता चल जाएगा कैसे करना है। और आपने रिकॉर्ड देखते तो कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्ड भी सही हो हमारा। हम लाइव देखो, रिकॉर्ड देखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 30 आनी चाहिए। ओके, एक बार सबसे लास्ट वाला पॉइंट रिपीट कर दें बिल्कुल। लास्ट वाला पॉइंट था हमारा एक्विजिशन का, यानी कि लैंड ज़मीन अधिग्रहण करने का। ये कहता है सर 5वीं अनुसूची के अंदर जो भी एरिया शामिल किए गए, जो 10 वर्तमान में है और कोई राज्य भविष्य में और ऐड किया जाएगा, तो उन एरियाज़ की जब ज़मीन अधिग्रहण करनी होगी हम लोगों को, तो वो पर्टिकुलर ज़मीन हमारा बिना वहाँ के लोगों से पूछे नहीं ली जा सकती। मतलब सरकार ने कानून बनाया कि भैया 1 एकड़ ज़मीन हमारी जो अगर हम लेंगे, तो उसका मार्केट प्राइस जो भी प्राइस मान लो ₹100 हम यहाँ पर तय करेंगे, उसके अकॉर्डिंग मिलेगी। और अगर यही 1 एकड़ ज़मीन हमारा गाँव के अंदर हो गई, तो सेम पर्टिकुलर 1 एकड़ का ज़मीन सरकार ने कह दिया भैया हम ₹200 देंगे, ऐसा कुछ किया। तो ये प्रोविजंस बाकी तो लागू हो जाएगा, लेकिन उन एरियाज़ पर लागू नहीं होगा जहाँ 5वीं अनुसूची है। हो सकता है 5वीं अनुसूची वाले एरिया के जो लोग हैं वो कहेंगे भैया हम तो 1 एकड़ के हमारे ₹300 लेंगे या ₹400 लेंगे, ऐसा पर्टिकुलर तो वही देना पड़ेगा। इसी को कहते हैं लैंड एक्विजिशन को लेकर के एक विशेष प्रोटेक्शन, क्योंकि वो लोग वहीं रहते हैं, वही उनकी ज़मीन है, वो जंगल ही हमारा उनका घर है, वही ज़मीन वही खाते हैं, उनकी आजीविका वही रिलेटेड है। तो कल को कोई आता है परचेज़ कर लेगा उस जगह को, तो वो लोग कहाँ जाएँगे? आप और हम तो चलो जाकर के कहीं और घर ले लेंगे, ये वाला पर्टिकुलर पार्ट नहीं करके। लेकिन बाकी लोग क्या करेंगे? वो लोग तो वही जंगलों में रह रहे हैं, उनका तो वही कच्चा पक्का मकान है, उनको तो घर कहाँ से मिलेगा? इसीलिए ये वाला पर्टिकुलर पार्ट हमारा यहाँ पर किया गया और लैंड एक्विजिशन को लेकर के, ज़मीन अधिग्रहण को लेकर के प्रावधान किया गया। क्लियर? ओके, और बताएँ कोई और डाउट हो तो? समाधान एक प्रकार रिपीट कर दें। हाँ, बिल्कुल बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बिहार के लिए सर मूल्यांकन कीजिए और बाकी कीजिए कि क्या अंतर है? मूल्यांकन करने का मतलब होता है कि कोई भी पर्टिकुलर आपको सवाल जो पूछा गया है हमारा, वो पर्टिकुलर हमारा सवाल में आपको उसकी अच्छी चीज़ और उसकी सही चीज़ बतानी है कि सर हमको इसको अगर एनालाइज़ किया जाए तो इसके ये फ़ायदे होंगे और ये गंभीर समस्याएँ हो सकती हैं। एक्ट में आपको प्रावधान लिखने हैं तो शॉर्ट में लिख दीजिए। मान लीजिए कोई भी योजना पूछ ली, जैसे कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पूछ ली, ऐसा पूछ ली। कि बताओ ये कितनी सक्सेसफुल रही अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए मूल्यांकन कीजिए। तो पहले शॉर्ट में बताओ कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना क्या है? ज़्यादा कुछ लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि सवाल इस पे नहीं है। आधा पेज में लिख दिया, मोड़ देना। फिर आपका मेन पॉइंट होना चाहिए इससे फ़ायदा क्या होगा? वो मूल्यांकन है। अगर आपके पास कोई डेटा अवेलेबल है, सबसे इम्पोर्टेंट हमारी थ्योरी क्लास में ये चर्चा करते थे, इतने लोगों को ये फ़ायदा हुआ, इतने लोगों को ये नुकसान हो गया, इतने करोड़ का बाज़ार रहे, वो सब डेटा काम आएगा आपके। तो वो लिखते वक़्त आप बताओगे इसमें ये फ़ायदा हुआ, इतने लाभार्थी रहे हमारे, इतने करोड़ लोगों को हेल्प मिली, इतना हमारा इससे बेनिफिट हुआ, वो सब लिख के फिर आओगे अगर उसका कुछ नुकसान भी हुआ या फिर किसी वर्ग तक वो पहुँच नहीं पाया, वो पॉइंट लिखोगे। जिसमें भी अगर आपके पास कोई न्यूज़ हो, कोई डेटा हो, उसका इस्तेमाल करोगे। व्याख्या किसी की नहीं करनी है, बस 2-2 3-3 पॉइंट में लिख दिया, कहानी खत्म। और फिर एंड में जाकर के आप उसके बेहतरी के लिए क्या किया जा सकता है, इन कंक्लूजन में निष्कर्ष में ऐड कर दो। क्यों? क्योंकि वे फॉरवर्ड पूछा नहीं, सवाल ने कहा नहीं है कि इसमें क्या सुधार किया जा सकता है। अगर पूछता तो शायद बात अलग होती है हमारा, लेकिन पूछा नहीं तो क्यों लिखेंगे? तो कंक्लूजन में बता दो कि स्कीम का क्या फ़ायदा रहा, कुछ कमियाँ होने के बावजूद भी इसने काफ़ी लोगों की हेल्प करी। ये होता है मूल्यांकन करना। अब व्याख्या करने के अंदर आपको एक्ट के प्रावधान क्या है, वो लिखना है। एक्ट उसका महत्व क्या रहा, वो लिखना है। इसके फ़ायदे क्या हुए लिखना है, इसके नुकसान क्या हुए, वो लिखना है। बस सब जो भी याद है वो सब लिख देना और वो व्याख्या करने वाला पर्टिकुलर। मूल्यांकन में सही गलत दोनों को हाइलाइट करना है, व्याख्या में तो जितना आता है सब लिख दो, लेकिन वर्ड लिमिट के अंदर। हाँ जी, ये बैच हमारा मिक्स लैंग्वेज वाला है। ठीक है? और बताओ? जी, बिल्कुल निश्चित, बिल्कुल करेंगे। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की क्लास थी। प्रैक्टिस नहीं आंसर राइटिंग के ओवरऑल हमारे जो आपकी कोई क्वेरीज़ रहती है उसके रिगार्डिंग का पार्ट था। क्योंकि एक क्लास में तो पूरी हमारा सिलेबस का आंसर राइटिंग कैसे करेंगे। आपकी कुछ क्वेरीज़ रहेंगे आंसर राइटिंग के रिगार्डिंग में, जो आप प्रॉब्लम फेस करते हैं, वो हम यहाँ करते हैं। ओके, और बताएँ कोई डाउट? कोई भी क्वेरी हो आंसर राइटिंग के रिगार्डिंग में आपको कोई डाउट लगता हो, कोई चीज़ आपको क्लियर नहीं हुई, पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं। राजनीतिक व्यवस्था के अर्थ स्पष्ट करें तो क्या लिख रहे होंगे? क्लास पीडीएफ से लिख सकते हैं। हाँ, बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास पीडीएफ का इस्तेमाल कर सकते हो, चॉइस आपकी। कल से हिंदी की क्लास स्टार्ट है 7 बजे से होगी। कल आपकी हिंदी की क्लास है। अच्छे से पढ़िएगा, हिंदी को इग्नोर मत करिएगा। सर अब हिंदी ऑनर्स की क्लास नहीं होती, वो होगी प्रीलिम्स के बाद में। अभी प्रीलिम्स आने वाले हैं हमारे, तो प्रीलिम्स के लिए थोड़ा उसको ब्रेक लगाया गया है। प्रीलिम्स के बाद में इसको हमारा ज़रूर स्टार्ट किया जाएगा फिर से। ओके, मेंस ओनली रिकॉर्डिंग क्लास ओके ठीक है हो गया। थैंक यू वेरी मच। बस क्लियर होना चाहिए चीज़ें और एमसीक्यू वगैरह हम प्रैक्टिस करते रहें, तो बस वही हमें फोकस करना है। कोई और क्वेरी हो? आंसर राइटिंग में कॉन्फिडेंस नहीं बन पाता। ओके, तो कॉन्फिडेंस लिखने से आएगा, सबसे पहला पर्टिकुलर। बिना लिखे तो आएगा नहीं। जब आपने पूरा टॉपिक पढ़ लिया, लेकिन नोट्स नहीं बनाए, होने चाहिए नोट्स। अब आपके वो क्लास पीपीटी के नोट्स हो, क्लास पीडीएफ के नोट्स हो, किताब में अंडरलाइन किया नोट्स हो या खुद की लैंग्वेज के नोट्स हो, वो होने चाहिए। क्यों? क्योंकि लिखते तो जल्दी याद होता है, वो पार्ट होता है। अब इमेजिन करो एक सवाल पर्टिकुलर पूछा गया आपसे। सवाल है जैसे कि ये बताओ कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और अध्यक्ष फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये जो हमारी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इसके अंतर क्या है? सवाल का अंतर क्या है? और कुछ नहीं पूछा। फ़ायदे नहीं पूछे, नुकसान नहीं पूछे, हमने क्यों नहीं अपनाया, ऐसा कुछ नहीं पूछा। अगर अंतर पूछा तो अंतर ही होना चाहिए, बस। मतलब जो सवाल पूछा है उसके अकॉर्डिंग लिखना है। आप ये चीज़ दिमाग में लेके चलो कि सर हम यूपी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो हमारा आंसर हमको 200 से 250 वर्ड के अंदर आंसर करना है। अगर हम बिहार का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो हमारा आंसर कभी भी 300 वर्ड ज़्यादा से ज़्यादा +-10% और इधर भी +-10%। अब 250 वर्ड तो यूपी में आते नहीं है हमारा, 200 के आस-पास रहता है। तो मान के चलो आपका आंसर इस 200 से लेकर के 250 वर्ड के बीच-बीच में कर देना है हमारा। 200 से +-10% मान सकते हैं, 220 180 वर्ड के अंदर बिल्कुल नॉर्मली देखने को मिलता है ओवरऑल ये पार्ट। तो ये आपका जो है यूपी और बिहार का अप्रोच है। अब अगर आपको पूछा कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अध्यक्ष और संसदीय प्रणाली में डिफरेंस बताओ, तो इसके लिखने के बहुत सारे तरीके हैं। लिखने का तरीका ये हो सकता है, एक व्यक्ति आएगा, सबसे पहले हमारा हेडिंग लगाएगा, संसदीय प्रणाली। उसके बारे में लिखेगा। लिखना वर्ड लिमिट को ध्यान में रखते हुए और वो लिखना आपको 3 से 4 लाइनों के अंदर, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, इससे ज़्यादा लिखना नहीं है। पता लगा जितना याद है सब लिख के आ गए, बीच में ब्लैकआउट हो गया। तो जैसा मतलब हमारा जो भी ओवरऑल आया वो सब नहीं लिखना है, वर्ड लिमिट को बड़ा ध्यान रखते हुए करना है। फिर उसके बाद क्या होगा, अगला एक और व्यक्ति हमारा आगे चलेगा, फिर हेडिंग लगाएगा अध्यक्ष प्रणाली। क्योंकि सवाल ने पूछा था अंतर बताओ, तो ऐसे लिखने की प्रैक्टिस की जा सकती है। कोई ऐसा लिखना स्टार्ट करेगा, 3 से 4 लाइनों में ये भी लिख देगा। अब वो क्या करेगा, फिर हेडिंग लगाएगा, वही संसदीय प्रणाली और उसकी विशेषताएँ या फिर अध्यक्ष प्रणाली की विशेषताएँ। फिर वो उसके गुण भी बताएगा, फिर उसके वो दोष भी बताएगा। ऐसे ही काम अध्यक्ष प्रणाली के लिए करेगा। जरा सोच के देखो, अगर मैं एक बार के लिए इस पैटर्न को अपना भी ये सब वाला पर्टिकुलर पार्ट में लिख दूँ, तो दिक्कत नहीं है, लिखा जा सकता है। लेकिन सोचो अगर मेरे को इसको लिखना पड़े इस वर्ड लिमिट के अंदर, तो क्या मैं अलग-अलग हेडिंग बनाकर इनको एक्सप्लेन कर पाऊँगा? और अगर मैंने एक-एक लाइन एक-एक वर्ड को एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया, तो वर्ड लिमिट तक कभी नहीं पहुँच पाऊँगा। तो जब भी अंतर के सवाल आ जाए, अप्रोच बदल जाना चाहिए। हाँ, ठीक है, आप हेडिंग लगा करके या बिना हेडिंग के भी संसदीय प्रणाली को या अध्यक्ष प्रणाली को लिख सकते हो। लेकिन जब आपसे गुण दोष विशेषताएँ पूछी नहीं है, तो क्यों लिख रहे हो? सिंपल सा पार्ट टेबल बनाओ। यहाँ लिखो संसदीय प्रणाली, यहाँ लिखो अध्यक्ष प्रणाली। अब आपको यहाँ जो लिखना है लिखो।
यहाँ हेडिंग लगाओ, यहाँ लगाओ, इधर आप लिखो, यहाँ पर हमने देखा है, आपको मैंने एक सैंपल टेबल भी दी थी कि सर यहाँ पे वो आपको गुण और दोष जो भी हो वो यहाँ लिख लो और बता दो किस आधार पर तुलना कर रहे हो हमारा ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट। इससे क्या फायदा होगा? आपका एक तो किताब में लिखा हुआ तरीका नहीं आएगा और दूसरा बात आपको कुछ चीज़ एक्सप्लेन नहीं करना। एग्जामिनर को जाकर के ये थोड़ी दिखाना है सर जी हम पीएचडी कर रहे हैं, हमको तो मार्क्स देते हैं, हम तो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो तो कर लिया ना। वो खुद कह रहा है 250 वर्ड के अंदर आंसर करो या 300 वर्ड के आसपास आंसर करो, तो भर-भर के नहीं लिखना है। भर-भर के हर चीज़ लिखना स्टार्ट करते हैं तो कोई फायदा नहीं है। 3-4 लाइनों में हो गया कहानी खत्म। अगले सवाल ज़रूरी नहीं है कि इसी तरह से हर बार हमारा ऐसा सवाल थोड़ी आता है जो अंतर ही पूछे, सवाल का रेफरेंस कुछ और भी हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए सवाल ने पूछ लिया 1870 क्रांति के कारण बताओ और उसका प्रभाव बताओ। तो पहले शुरुआत की 3-4 लाइनें इंट्रो होनी चाहिए। एक चीज़ याद रखना, आंसर लिखते वक्त कभी भी इंट्रो नाम की हेडिंग मत लगाना। ये सब आपको समझाने के लिए बताया गया कि इंट्रो लिखो 3 से 4 लाइन में, लेकिन ये हेडिंग मत लगाइएगा परिचय या इंट्रो, ये अच्छा नहीं लगता है। आप बस शुरुआत कर दो 3-4 लाइन में और 1870 क्रांति के बारे में थोड़ा-सा लिख दो, कि शुरुआत कहाँ से हुई, डेट याद है तो लिख दो, किसके नेतृत्व में हुई, वैसा लिख दिया। फिर कारण पूछेगा ना, तो कारण आपको सारे याद है, रीज़न वाली हेडिंग होनी चाहिए। वो ऑटोमेटिकली बता देगा भैया आपने मेन वाला पार्ट पढ़ा दिया। तो कारण के अंदर आप सामाजिक कारण भी पढ़ते हो, आर्थिक कारण भी पढ़ते हो, फिर इसी पार्ट के अंदर आप हमारा प्रशासनिक कारण भी पढ़ते हो, सैन्य कारण भी थे, पढ़े होंगे आपने इतिहास के अंदर हमारा, या फिर हमारा तत्काल तत्काल क्या घटना घटी थी, ये भी पढ़ा था आपने, और चाहो तो और बड़ा कर सकते हो, धार्मिक कारण भी लिख सकते हो। अब ये तो है वो पॉइंट्स जिसमें आपको आंसर करना है, लेकिन इन सब के अंदर भी तो लिखना पड़ेगा, खाली हेडिंग लगाने से क्या होगा? 2-2 3-3 तो पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। अब होता क्या है जब आप सब्जेक्ट पढ़ते हो, तो आपको कहानियाँ भी बताई जाती है कि ये व्यक्ति हुआ करता था, इस व्यक्ति ने इस तरह का काम कर दिया हमारा और उस पर्टिकुलर वजह से हमको यहाँ पर ये व्यवस्था देखने को मिली, इसने इसके नेतृत्व में आंदोलन हुआ और हम आधा पेज या 3-4 पेज भर देते हैं। नहीं भरना है, सिंपल लिखो कि प्रशासनिक कारण, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की द्वैध शासन प्रणाली, वही बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाला और हमारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वाला पढ़ा था। मान लीजिए ये रिक्वायरमेंट नहीं है आपको कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या था, सिंपल सा। या डलहौजी की हमारी हड़प नीति, सीधा हेडिंग लगाया हमारा प्रशासनिक कारण और लिख दिया डलहौजी की हड़प नीति, इस तरह से आपने पढ़ ली। ये थोड़ी समझाना है कि डलहौजी की हड़प नीति क्या थी, कब आई, किस कौन से पर्टिकुलर एरिया को लिया, नहीं। अगर ज़्यादा लिखना भी चाहते हो तो ऐसा लिख सकते हो, डलहौजी की हड़प नीति के तहत कुछ हमारे देसी राजाओं के राज्यों पर अधिकार, नाम एग्जाम्पल लिख दो, 1-2 हमारे, सब लिखने का रिक्वायरमेंट है। जो आपने पढ़ा है उसको कितना अच्छे से प्रिसाइज कर सकते हो वो इंपॉर्टेंट है। जितना पढ़ा है सब लिख दोगे तो कहानी खत्म, पता लगा 7-8 पेज में आंसर हो रहा है, फिर क्या फायदा? आयु खुद ही कह रहा है भैया इतना लिखता नहीं है हमारा, और सवाल रीजन तक तो था नहीं हमारा ओनली, तो रीजन हमने 6 पॉइंट लगा दिए, तो हम चाहेंगे कि हमारा जगह बाकी रहे। तो हद से आपका ये जो रीजन है 100 वर्ड्स में कंप्लीट हो जाए, क्योंकि अभी आपको इसका इंपैक्ट भी बताना है, प्रभाव भी बताना है, तो वो भी तो पॉइंट लिखोगे आप। और अप्रोच हमेशा पॉइंट वाली रखो, ऐसे ही जैसे पॉइंट्स में आंसर करेंगे, ऐसे हेडिंग लगा दी तो अंदर भी पॉइंट्स में आंसर करेंगे। इससे फायदा ये होगा एग्जामिनर को ढूंढना नहीं पड़ेगा कि तुम क्या कहना चाहते हो और कहाँ आपने बात चेंज कर दी। अगर मैं ऐसा लिखता कि सर इंट्रो लिखता, फिर आगे मैं कारण लिखता, सामाजिक लिख दिया, फिर चेंज करके आर्थिक लिख दिया, फिर चेंज करके प्रशासनिक लिख दिया, ऐसे लिखता जा रहा हूँ, तो एग्जामिनर को चीज़ ध्यान रखनी पड़ रही है कि भैया आप ये सामाजिक की बात कर रहा है, अभी आर्थिक की बात कर रहा है, प्रशासनिक की बात कर रहा है, आगे बीच में जाकर कुछ टाइम बाद इंपैक्ट भी आ गया। एग्जामिनर से इतनी मेहनत कराओगे तो मार्क्स काट देगा, कितना ही बढ़िया लिखो। अप्रोच सेम है, कंटेंट आप सेम चीज़ लिख रहे हो, हमारा थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन का फर्क है, प्रस्तुति का फर्क है, अप्रोच को बदल दिया गया, चीज़ वही रहेगी, इसलिए इस अप्रोच को कम फॉलो करो। कई सारे साथी इस अप्रोच को फॉलो करते हैं, गलत नहीं करते क्योंकि वो अच्छा लिख रहे हैं, है ना, इतनी दिक्कत नहीं होती। तो कंटेंट में जब कुछ बहुत कुछ आ जाता है हमारा, काम कीजिए तो हम भी इग्नोर कर लेते, कोई बात नहीं, कभी-कभी ये वाली अप्रोच भी चलेगी, लेकिन हमेशा इस अप्रोच को लेकर चलोगे तो फिर कैसे चलेगा? जितना ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन को आसान बनाओगे, सामने लिख कर दो ये लो पॉइंट, अब तुम ढूँढ लो, क्या लिख लो, हमारा ढूँढने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जहाँ इस अप्रोच में शायद 6 मिलने वाले होंगे, इस अप्रोच में आपको 7-8 मिल जाएंगे और मेंस में तो 1-1 2 मार्क्स से रैंक का क्या हो जाता है। इसलिए हमको लिखने के पैटर्न को सुधारना, और जब डिस्कस लिखोगे कंक्लूजन तो वन सेकंड वही हेडिंग मत लगाया करो, कंक्लूजन एंड में पैराग्राफ चेंज करके अपनी बात कर दिया करो, एग्जाम्पल को समझ आ जाएगा कि सर ओवरऑल ये वाला पार्ट है। अब जब ये लिखना स्टार्ट करोगे तब आपको पता लगेगा कहाँ ये चीज़ें करनी चाहिए, कहाँ ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। फिर जब लिखोगे तब पता लगेगा कि गलत अप्रोच करती है, कि कंटेंट तो आ गया हमारा, बात तो हमने कह दी लेकिन ज़्यादा कह दी या कम कह दी, वो लिखने से पता चलेगा। जब लिख लोगे, लिखना स्टार्ट करोगे तो फिर आपको अपनी कमियाँ भी पता चलेगी, फिर आप भेजोगे सब्जेक्ट टीचर्स को अपना बता देंगे सर यहाँ गड़बड़ है, यहाँ कमी है, तो वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। अप्रोच हमेशा ऐसी है, जैसे हमारा इस पर्टिकुलर वर्ड के अंदर आंसर होता है। प्रैक्टिस कैसे करेंगे? प्रैक्टिस वाला वही वाला पार्ट है हमारा, जो हमने पहले भी डिस्कस किया। एक लो ब्लैंक पेज, उसके ऐसे बॉर्डर खींच लो और शुरुआत कर लो। अगर चाहो तो क्वेश्चन खुद भी लिख सकते हो, तो एग्जाम के एक्चुअली जैसा हो जाएगा, नहीं तो क्वेश्चन आपको पता ही है, एक नीचे बॉर्डर और खींच लो, जो बच जाएगा हमारा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर हाँ, तो जहाँ गलती होगी वो आपको बता देंगे कि सर जी ये वाला पार्ट आपने सही नहीं किया, यहाँ पर आपको इस तरह की समस्या करना, इस तरह चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट है या ये वाला पॉइंट लिखने की रिक्वायरमेंट है। हाँ, ये आप कर सकते हैं, इस तरह की अप्रोच से आप अपना सकते हैं। ठीक है, और कोई डाउट बताओ? ब्रैकेट में क्या लिखना है इस वाली पहले ये बताएं, ब्रैकेट में लिखना क्या है? टिप्पणी करने का मतलब ओनली एंड ओनली कमेंट करना होता है। मर्जी आपकी क्या कहना चाहते हो उसके बारे में, सोच क्या रखते हो, उस चीज़ का समर्थन करते हो, उस चीज़ के अगेंस्ट बोलो, दोनों में से कोई एक पर्टिकुलर जो लाइन लिखकर इस पर टिप्पणी करो। हाँ, बस इतना सा। ठीक है, और बताओ? मेरा मेंस भी है, ठीक है, एडरोल बंद हो गया है, लास्ट टाइम इंटरनेशनल रिलेशन करंट अफेयर आपसे करके कुछ नहीं क्लास आया था, एक दो में से इस बार वायु सिलेबस में ऐड ही नहीं है, कैसे करें? ओके, आपको ऐड नहीं, इस बार इंटरनेशनल रिलेशंस नहीं आ गया। ओके, मेल आईडी आपकी मेरे पास पड़ी है, मेरे पास एक कंटेंट अवेलेबल है, 2 दिन में मैं भेज दूँगा, वो पढ़ लेना, वो 1 साल का करंट अफेयर तैयार हो जाएगा। लास्ट कुछ एग्जाम से लेकर के इस एग्जाम तक जितना हुआ, मेरे पास इंटरनेशनल रिलेशन का वन सेकंड उसी अप्रोच में अलग-अलग देशों के अकॉर्डिंग कंटेंट है, आपको वो भेजना, वो कर लेना आपसे। टेलीग्राम पर डालें, टेलीग्राम पर थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, कोशिश करेंगे, पहले मैं पूछता हूँ टेलीग्राम पर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, अदरवाइज़ हम आपको भेज देंगे, चिंता ना करें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, मेंस के लिए एनसीईआरटी लेना ज़रूरी है, मेंस के लिए एनसीईआरटी किसी काम की नहीं है, एनसीईआरटी पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। नहीं, इन्वर्टेड में नहीं लिखना, इन्वर्टेड में नहीं, आप बस पैराग्राफ चेंज कर दो, जो लिखना आ रहा है या पॉइंट लिखा, मान लो आखिरी पॉइंट आपका यहाँ था, आप एंड में हमारा पैराग्राफ चेंज कर लो, ऐसी जगह छोड़ के ऑटोमेटिक समझ जाएगा, आप अलग बात कहना चाहते हैं, हेडिंग लगाने की कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है। और बताएँ? जी बिल्कुल कुंदन, आप लिखिए, अब जहाँ गड़बड़ होगी वो बता दूँगा। यही है समीक्षा करें, समीक्षा का वही वाला पर्टिकुलर पार्ट हो गया कि सर जी ये जो ओवरऑल काम किया गया है हमारा, ये कितना सही है, कितना गलत है, मतलब क्या अपॉर्चुनिटीज आएंगी, क्या क्या फायदे होंगे, हुए नहीं है, होंगे, मूल्यांकन करने वाले में हुए हैं, समीक्षा करने में होंगे, वही वाला पार्ट देखो हमने क्या सीखा था, स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। ये सर इसके अंदर जो चीज़ें हमारे ऐड की गई है वो किन किन लोगों को फायदा पहुंचाएगा और कितना पहुंचाएगा, वो करंट अफेयर के साथ ऐड होता जाएगा नोट्स में आपका, इसके अंदर क्या कमियां हैं जिसके थ्रू किसका नुकसान हो सकता है, इन दोनों से आपको आपका मूल्यांकन के एक स्कीम के पॉजिटिव पार्ट, नेगेटिव पार्ट पता चल जाएगा। अपॉर्चुनिटी भविष्य के लिए क्या हो सकता है, समीक्षा, खतरा भविष्य में क्या और नुकसान होने की संभावना, ये भी समीक्षा का पार्ट है।
तो जब आप कोई भी टॉपिक इस तरह से पढ़ोगे, SWOT एनालिसिस करते हुए, आपको ये वर्ड्स कंफ्यूज नहीं करेंगे कि आपने नोट्स वैसे ही बनाए, टॉपिक को वैसे ही पढ़ा है कि सर ये वाली न्यूज़ है, ये वाली घटना है, सरकार की स्कीम है, सरकार का ये लॉ है, इसकी स्ट्रेंथ अच्छी बात ये है, इसकी वीकनेस खराब बात ये है हमारा। और जब स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात करो तो डेटा ऑटोमेटिकली आ जाएगा, न्यूज़ से मिल जाता है वो डेटा। जैसे हमने थोड़ा समय पहले एक टॉपिक पढ़ा था ई-वेस्ट रूल का, भैया एक सरकार नया ई-वेस्ट रूल लाई 2022 का, तो उसमें सवाल आ जाए मान लो, तो उसमें हमने ये तो पढ़ा था कि सर ई-वेस्ट रूल में पहले ई-वेस्ट है कितना भारत में, तो स्ट्रेंथ का फायदा हो जाएगा। जब लिखिए सर सरकार अब हमारा सर्टिफिकेशन सिस्टम लेकर आ रही है और एम्प्लॉय बनाने वाले बड़ी बड़ी हमारा रिस्पांसिबिलिटी डाल रही है, वो डेटा उठा के इसमें डाल दो, कितनी बड़ी समस्या है। कार्बन उत्सर्जन होता है उसकी वजह से हमारा वो डेटा न्यूज़ उठाया उसमें डाल दो, वो स्ट्रेंथ और वीकनेस में काम आ जाएगा। खतरे क्या हो सकते हैं वो कमियों से पता चलेगी कि सर ये चीज़ आपने छोड़ दी है और ये चीज़ क्योंकि आपका लूपहोल है, कमी है, इसमें आगे भविष्य में ये नुकसान हो सकता है, हुआ नहीं है, हो सकता है। हाँ, आगे सोच के फायदे ये हो सकते हैं कि सर जी अभी तो इसका फायदा नजर नहीं आ रहा है इमीडिएटली क्योंकि हमारे पास कैपेसिटी नहीं है, जैसे कि सेमीकंडक्टर, अभी हमारे पास उतनी कैपेसिटी नहीं है, अभी भी हम इंपोर्ट ही कर रहे हैं, बाहर से मंगवा रहे हैं, लेकिन हम तो तैयारी कर रहे हैं, तो शायद आने वाले पर्टिकुलर समय में 5 साल 10 साल बाद में कुछ मिलेगा हमको, तो उससे क्या क्या फायदे हो जाएंगे, बोलिए। ये ही आपका अप्रोच है, मेंस का इतना छोटा सा अप्रोच ही है। देखो मैं बहुत सारी अप्रोचेस नहीं बताता, क्यों मैंने खुद अप्लाई नहीं करता, तो मुझे जो रास्ता पता है उसी पे चलते रहो। बहुत सारे लोग बहुत सारे ये कर लो वो कर लो, क्योंकि होता भी क्या है कईयों के साथ में कि सब मेंस क्लियर नहीं हो पाता, तो पहली अप्रोच नहीं, दूसरी अप्रोच नहीं, तीसरी अप्रोच, चौथी अप्रोच। मैंने जितनी बार भी एग्जाम दिया मैंने एक ही अप्रोच अपनाई और वो आपके सामने भाई इसी को फॉलो कर लो, और लिखने का पैटर्न हमेशा एक ही अपनाता हूं पॉइंट्स वाला। मैंने कभी कोई आंसर नहीं लिखा है जिसमें हमारा पैराग्राफ बनाया हो, पैराग्राफ की जरूरत पड़ गई ऐसे में तो पैराग्राफ हमेशा छोटे रहे, 4-4 5-5 लाइन, और वो भी नहीं कि पूरा ऐसे ही पैराग्राफ में कर दिया, उसमें भी पॉइंट डाल देता। तो जो अप्रोच काम आती है एग्जाम को क्लियर करने में, मैं हमेशा वही चीज रिपीट करता हूं, चाहे बैच कोई भी हो, आपको उसी तरह पे चलना है। आपको एग्जाम एक बार क्लियर करना है तो उस रास्ते पे जाने की वजह जहां पर लोग हिट एंड ट्रायल को आजमा रहे हैं कि ये नहीं ये करके देख लो, ये नहीं ये करके देख लो, जिसने कर रखा है एक बार उससे देखो कि कैसे किया जा सकता है, वो आपके काम आएगा। अदरवाइज तो बहुत सारे लोग बहुत सारे तरीकों से लिखते हैं, हमें तो एग्जाम क्लियर करने से मतलब है, वो वाला तरीका अपनाना है। और कोई डाउट बताओ। कुंदन 2 बजे वाली क्लास के अंदर जो हम एमसीक्यू करते हैं वो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है हमारा, और सिर्फ उसी के करने से, सिर्फ उतना सा पर्टिकुलर पार्ट हमारा करने से हो जाएगा, ये मैं थोड़ा कह सकता हूँ कि रिस्की है, क्योंकि अभी वो क्वेश्चन करना इतना आसान इसलिए है हमारे लिए क्योंकि हमने चीज़ों को डिटेल में पढ़ा है, और क्योंकि डिटेल में पढ़ा है इस वजह से उसको आराम से आंसर कर सकते हैं। मान लो कुछ नहीं पढ़ा है, वो हालात है या रिवीजन की रिक्वायरमेंट है क्योंकि कुछ चीज़ें याद नहीं और सिर्फ उस पर डिपेंड होकर जाना, मेरे ख्याल से रिस्क रहेगा। 70-30 की रिस्क रहेगी, एक बार रिवाइज कर लो। हाँ, उसके क्वेश्चन बनाए ऐसे गए हैं कि ओवर मोस्ट ऑफ द सब पार्ट रिपीट हो जाए, मैक्सिमम पार्ट हमारा रिपीट हो जाए और रिवाइज हो जाए आपको। अभी 2 क्लासेस और आएंगी आपकी, वो इसी बैच के अंदर स्टार्ट हुई कुछ टाइम बाद में, मई के स्टार्टिंग में, वहाँ हम और कुछ क्वेश्चन करेंगे, तो मान के चलो सवाल उन्हीं में से कुछ आएंगे, लेकिन इस बात की गारंटी देना कि यही होगा थोड़ा टफ है। रिवीजन हो जाएगा नो डाउट, ओवरऑल पार्ट का रिवीजन हो जाएगा, लेकिन वो तब पॉसिबल हो पाएगा हमारा रिवीजन जब आपने खुद पढ़ रखा होगा, क्योंकि उससे आंसर आप तब कर पाओगे उन चीज़ों को जब आपने वो पढ़ रखा है। नहीं तो फिर क्या होता है कि हाँ इतने सवाल कर लो इसको याद करके चले जाएंगे, नहीं उससे, क्योंकि रिवीजन वाली अप्रोच अपनाओ तो आपको जल्दी याद होगा। और हमने मोस्ट अभी तक यही अप्रोच रखी है कि सर जो टॉपिक लेंगे उसके जितने सवाल बन सकते हैं वो कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि हमारा वही वाला पर्टिकुलर सवाल आ जाए, सवाल का फॉर्म चेंज हो जाए। जैसे मैंने अभी 2 दिन पहले हमने कल किया था, कम्युनिकेशन पर सवाल किया था कि सर माफ कर दीजिए वाला पर्टिकुलर पार्ट निकल गया, और फिर एक साथ में रिप्लाई पर किया था कि सर आप रोक लग जाएगी, तो जरूर सवाल 2 पर आएगा, पावर तो पास की ओवरऑल हमारा, तो 3 पर भी आ सकता है। तो अप्रोच ये रखो कि अगर मैंने सवाल आपको राष्ट्रपति की पावर से गवर्नर के समाधान की पावर पर रखा है तो एक बार क्विकली रिवाइज कर लो समाधान की पावर क्या थी, पूरा रिवाइज हो जाएगा। ये अप्रोच आपको क्विक रिवीजन करवा देगा, ये वाला अप्रोच कि सवाल सर ने पूछा था हमारा, जितने सवाल हो गए वो कर लिया, अब ये बाकी रह गया कर लेते हैं। तो 1 घंटे की क्लास मैक्सिमम हमारा, और कुछ बच गया आधे घंटे में रिवाइज, ऑलमोस्ट मान के चलो टॉपिक के अंदर हम ऐसे सवाल लेंगे तो पूरा पार्ट कवर हो जाए मोस्ट 80% 90%, फिर भी कुछ बच जाता है तो आप उसी समय आधे घंटे में कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये अप्रोच कर लो। हाँ, ऐप पर होती है, ऐप पर और यूट्यूब दोनों पर होती है, वो 2 बजे की क्लास में आप रिकॉर्ड देख लो, अगर कोई भी लाइव नहीं आ पाता हमारा तो रिकॉर्ड देख लो, नहीं तो वो टेलीग्राम चला है हमारा, वहाँ पर ज्वाइन कर लो, वहाँ से हो जाएगा। ओके, समालोचना को किस तरह से, समालोचना का मतलब है कि सर आप उसकी अच्छे पार्ट भी बताओ, लेकिन उसकी वजह से क्या नुकसान है वही पार्ट हाईलाइट करो। जब हम हमारा समालोचना पर टिप्पणी करने को कहते हैं तो इसके ये बेनिफिट हुए या ये फायदे हुए के साथ-साथ में आपको उसके अंदर हमारा नेगेटिव पॉइंट्स भी बताने हैं। जब वो बता पाओगे तब आपका वो ओवरऑल हमारा पार्ट क्या है कि आपने समान रूप से आलोचना की है, सिर्फ फायदा वाला नहीं, उसके होने वाले नुकसान भी बता दिए या कमियां भी बता दी और आगे वे फॉरवर्ड भी बता दिए, यानी कि समाधान क्या हो सकते हैं इन कमियों के, वो भी बता दो, तो वो समालोचना पर टिप्पणी वाला पार्ट है। ठीक है, सवाल नंबर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। हमारा क्षमता क्या है, यानी कि अच्छी चीजें क्या होगी, वीकनेस कमियां क्या है, यानी कि कहाँ आप हमारा इसके अंदर चूक चुके हैं, हमारा उन हमारे फायदों से, उन अच्छी चीजों से भविष्य कितना अच्छा हो सकता है, और उन खराब चीजों से भविष्य में क्या खतरा आ सकता है। बस यही है सवाल। सोनी हमारी इसके ऊपर क्लास भी हुई थी कि करंट अफेयर के सब्जेक्ट को कैसे रिलेट किया जाए। अभी 2-3 दिन पहले ही हमने इस पे किया था, तो बहुत आसान है। करंट अफेयर का कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक लो, अगर वो पर्टिकुलर टॉपिक आपके सिलेबस से रिलेट करता है तो उन पर्टिकुलर चीज़ों को आपको रिवाइज करना चाहिए। जैसे अभी हमने ओवरऑल देखा एक पर्टिकुलर टॉपिक कि राहुल गांधी जी की आई थिंक लास्ट अपडेट पेपर जितना है, शायद सूरत कोर्ट ने, सदन कोर्ट ने उस अपील को रिजेक्ट कर दिया, तो अब हाई कोर्ट जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया तो कहाँ जा सकते हो, जैसे सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से जाएंगे, वो पावर कहाँ लिखी है कि सर वो अपील ड्यूरेशन में अपील क्षेत्राधिकार में लिखी है। तो ठीक है, अपील क्षेत्राधिकार के अंदर कौन सा आर्टिकल 4 पढ़े थे, 132, 133, 134 और 136। यहाँ कौन सा होगा, जैसे वो सिविल मैटर बना हुआ, जैसे सिविल मैटर किसमें आया करते थे, वो है आपका सिलेबस से रिवीजन। न्यूज़ पढ़ ली, ठीक है, अब कुछ नया होगा तो अपडेट कर लेंगे, चर्चा कर लेंगे, नहीं तो साथ में सिलेबस के पार्ट को रिवाइज कर लो। अब सोचो इससे हुआ क्या कि राहुल गांधी की न्यूज़ जिसमें देखने को कुछ नहीं मिला, हमको काम की कोई चीज़ नहीं देखने को मिली, तो ठीक है रिजेक्ट कर दिया, तो यही करना है, हमें क्या करना होगा, देखा जाएगा, हमारा सवाल बनेगा, हमको तैयारी करनी है। बट इसके थ्रू आपने आपका सुप्रीम कोर्ट के टॉपिक है हमारा, उसका एक पार्ट कवर कर लिया, अपील ड्यूरेशन, तो सारा रिवाइज हो गया। ये अप्रोच, ये माइंडसेट लाना पड़ेगा, ये अप्रोच माइंडसेट से आएगा, मतलब सोचने के तरीके से आएगा। जब आप चीज़ों को सोचोगे अलग-अलग डायमेंशन से, एक ही पर्सपेक्टिव से नहीं, उसकी अच्छी चीज़ भी होगी, उसकी खराब भी, उससे जुड़े हुए पार्ट कौन-कौन से हैं हमारे, वो आपको हेल्प करेगा। कोई संस्था पढ़ लो, जैसे कि मान लो आप न्यूज़ पढ़ते रहते हो, अखबार में आता रहता है, वैसे अखबार में आजकल कुछ खास चीज़ आती नहीं है, फिर भी कोई न्यूज़ आपने मान लो पढ़ लिया हमारा कि भाई ओआईसी नाम की एक संस्था है जिसने भारत का विरोध किया किसी मुद्दे को लेकर, ठीक है, विरोध किया, ये चीज़ हमको पता है। अगर वो चर्चा करने लायक विषय होगा, मेंस बनने लायक होगा, तो उसका एडिटोरियल आ जाएगा, चर्चा कर लिया जाएगा, वैसा पार्ट हो जाएगा। अब उससे पहले ओआईसी क्या होती है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन है क्या, 57 देशों का समूह, किसको रिप्रेजेंट करता है, अपने आप को इस्लामिक वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है कि वैसे इस्लामिक वर्ल्ड मतलब जितने मुस्लिम देश है ऑलमोस्ट हमारे सभी इसके मेंबर है, ये कितने 57, ये तो सारे कि हाँ यूएन के बाद सबसे बड़ी संस्था यही है हमारी, अपने आप को मुस्लिम वर्ल्ड की आवाज़ कहती है। हो गया रिवीजन, सिलेबस, करंट अफेयर, ये अप्रोच होना चाहिए इस तरह से, ऐसे कनेक्ट होता है। ये जब आप सोचोगे, चीज़ों को पढ़ोगे और सिर्फ उस फैक्ट तक रिलेट नहीं रहोगे, उसके साथ भी आप थोड़ा अपने सिलेबस को भी समझोगे तो कर पाओगे। इसके लिए आपको एक गाइड भी चाहिए, जैसे हम जब से सिलेबस पढ़ते आ रहे हैं, शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं, तो हर चीज़ को करंट अफेयर से जोड़ देते हैं।
ताकि आपको आदत हो जाए उस पॉलिटी सब्जेक्ट को पढ़ने की भविष्य में। तो भैया ये वाली घटना घटी, इससे रिलेटेड ये इसका एग्जांपल है। 15-20 साल 25 साल पुराना एग्जांपल नहीं लेते क्योंकि आपको पता ही नहीं क्या हुआ था। करंट अफेयर्स जल्दी समझ में आता है। तो आप जब सब्जेक्ट पढ़ते हो तो सवाल पूछने की आदत भी डालो कि सर ये चीज़ कैसे हुआ? हाल ही के अंदर ये घटा तो ऐसे हुआ। वो वाला पार्ट वो ऑटोमेटिकली सीख जाओगे जब आपकी पढ़ाई में वो चीज़ शामिल होगी, ऑटोमेटिकली सीख जाओगे। आप खुद पढ़ना स्टार्ट करोगे, हाल ही के अंदर ये हुआ, उसके ऊपर चर्चा करोगे, चीज़ें आराम से हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और बताओ भैया? देखो अभी तक आयोग ने ये कहा है मेंस के अंदर कमिंग आप कौन सा एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? यूपी या बिहार की? बिहार वाला पार्ट ना। आयोग ने अभी हमारा कहा है कि हम 4 सेगमेंट बनाएँगे पेपर के अंदर और 4 सेगमेंट में से किसी सेगमेंट के अंदर 4 में से 3 करना है, किसी में हमारा 4 में से 2 करना है और किसी वाले पार्ट के अंदर हमारा जो है 3 में से 2 करना है। ऐसे आयोग ने अलग-अलग जीएस पेपर 1 का और 2 का पैटर्न बनाया है। तो वो आयोग के जो नया अपडेट दिया है उसके अकॉर्डिंग पता चलेगा ओवरऑल कितना है। मेरे ख्याल से 8 के आस-पास क्वेश्चन आएँगे, जो हमको करने पड़ेंगे 36 से लेकर 38 वर्ड के अंदर 8। अब वो कितने सेक्शंस की बात कर रहा है क्योंकि आयोग शायद इस बार वो पहले फिक्स नंबर आया करते थे, 3 आते थे, 3 में से 2 करने पड़ते थे। अब आयोग ने ऐसा नहीं किया, आयोग ने कहीं 4 डाल दिया है, कहीं पर हमारा 3 डाल दिया है, कहीं पर 2 देके कह दिया ये सभी करना है, कुछ चेंजेस और वेरी शॉर्ट भी आ गया है। तो वेरी शॉर्ट में कितने आएँगे ये आइडिया नहीं है। वो तो इस बार का जो मेंस होगा उससे पता चलेगा कि वेरी शॉर्ट में कितने क्वेश्चन डाले जाएँगे क्योंकि आयोग ने इसका पैटर्न नहीं बताया हमारा कि सवाल कितने आएँगे वेरी शॉर्ट के। लेकिन मान के चलो वेरी शॉर्ट का मतलब 20-30 वर्ड वाले पार्ट रहेंगे, तो हो सकता है कि हमारा ये अप्रोच अच्छा बेनिफिशियल हो जाएगी, जिसमें पूरी की पूरी लाया जा सकता है। नोट्स करंट अफेयर का निकलना बहुत समय लग जाएगा, कितने सारे करोगे? अगर नोट्स बनाने निकलोगे तो पता है कितनी आपकी पीडीएफ हो जाएगी। अपनी लैंग्वेज में निकलो, जब समय मिले, जब कभी कोई समय मिले आपको, वो कर लो, वो फायदा रहेगा क्योंकि आप शॉर्ट में बना पाओगे। नहीं तो वो कंपाइल पीडीएफ मिलता है आपको, ऐप पर अवेलेबल रहता है कंपाइलेशन वाला, वो महीने में एक बार डाउनलोड कर लिया, उससे हो जाएगा। ठीक है, ओके। और बताओ, बस प्रयागराज की न्यूज़ जो चल रही है देखो अति का मतलब कोई लेना है नहीं, मर गया तो मर गया, क्या कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक सवाल बनता है, जैसे पुलिस की कस्टडी में रहते हुए अगर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की डेथ हो जाए तो जिम्मेदारी किसकी? पुलिस की, क्योंकि व्यक्ति को अभी तो सजा ही नहीं हुई, तो ये पुलिस पे कैसे सवाल कर रहा है? और एक प्रदेश की, एक सरकार की वो नाकामी को दर्शाता है। जैसे आपकी कस्टडी में थे, एक बार को मान लीजिए सरकार की कोई मिलीभगत नहीं, एक बार, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया सच में, कुछ लोगों ने फायदा उठाया, तो पुलिस का सो रही थी, तो लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है हमारा? तो इस तरह की घटनाएँ लॉ एंड ऑर्डर पर क्या इम्पैक्ट डालती है, वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब दूसरा पहलू मान लेते हैं, जैसे सरकार ने कुछ किया था, ठीक है, मान लेते हैं, तो दूसरा पार्ट फिर कोर्ट क्या कर रहा है सर जी? अगर सरकार इस तरह से अपनी छवि बनाने के लिए ये काम करने लगेगी, कोर्ट को बंद कर दो, जज साहब को जाओ जज साहब, पुलिस को क्यों नौकरी लगा रखा है, 2 साल हुए ऐसे अपनी पार्टी की भर्ती करो, तो लोकतंत्र कहाँ रहा, अधिकार कहाँ है, वैल्यूज सार्वजनिक संस्था का महत्व क्या रहा, जांच रूल ऑफ लॉ का क्या मीनिंग रहता है? दोनों पर्सपेक्टिव में हमारे आंसर तैयार होने चाहिए। जैसे पुलिस की कस्टडी में डेथ होने के क्या नुकसान है और किस तरह की गंभीर समस्या आती है, फायदा तो होने नहीं है हमारा, तो फायदा तो दिखने नहीं है। और दूसरा पर्टिकुलर पार्ट हमारा अगर सरकार इस तरह से काम करने लगी लोकतंत्र में, तो फिर संवैधानिक संस्थाओं का अधिकारों का कानूनों का क्या महत्व रह गया, किसी को भी उड़ा जनता की सोच से फैसले नहीं आते। जनता पर छोड़ दो तो जनता को तो फिर वो तो हर चीज़ के अंदर हमारा बाइकआउट कर दे, हर चीज़ उसको पसंद आ जाए। वो अगर हमारा वो ड्रीम 11 में पैसा जीत रही है, तो उसके लिए ड्रीम 11 अच्छा है, कल को हार जाए तो ड्रीम 11 खराब है, वो वाला हालत है। तो जनता कभी भी हमारा फैसला नहीं ले सकती कानून को लेकर के कि भई हम क्या चाहते हैं। उससे फैसला नहीं होता। कानून रूल ऑफ लॉ कानून का शासन सर्वोपरि है। तो उसी का वर्डिंग हमको तैयार करना है। एडिटोरियल कई सारे छपे। हमारी क्लास कंटिन्यू नहीं हो पाई इसलिए मैंने नहीं किया, लेकिन आप उस एडिटोरियल वाले पार्ट को कवर करते रहो। न्यूज़ वगैरह देखते रहो ताकि चीज़ें आपको कवर हो जाए। उसमें बहुत अच्छे आर्टिकल थे। इस तरह की घटना होने से दोनों पर्सपेक्टिव आर्टिकल लिखा गया है। अगर सरकार मिलीभगत दिखा रही है तो फिर क्या नुकसान है और ऐसी कितनी गंभीर समस्या है, और अगर सरकार ने कुछ नहीं किया, बस हो गई ये घटना, तो उससे किस तरह के सवाल उठते हैं सरकार पर, दोनों इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो आप पढ़ते रहिए, इंपॉर्टेंट है ना? बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ऐसे पढ़ते रहिए, वो सब पर्सपेक्टिव ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे। अब भैया देखो, जो उड़ा के चले गए अति की कीमत को, वो भी तो अपराधी हुए। तो माफिया नजर नहीं आएंगे तो कैसे कह सकते हैं हम लोग? तो अपराधी तो वो भी है हमारा। राजनीति को हटा दो और बात करो सच्ची इस बात को लेकर के, सिर्फ और सिर्फ ये हुआ तो हुआ कैसे, किसकी गलती थी? आप मिले हुए थे तो आप हमारा कानून को नहीं मान रहे हो अपनी छवि के लिए। आप नहीं मिले हुए थे मतलब आप सो रहे हो, आपको पता ही नहीं कि माफिया खुला घूम रहा है हमारा। जैसे कि अगर हम बात कर ले हमारे ये छोटे-मोटे जो कंट्रोवर्सी में रहने वाले हीरो हीरोइन्स हैं, उनको भी सरकार इतनी सारी सिक्योरिटी देती है। सत्यपाल मलिक को तो एक हमारा ऑफिसर दे रखा है। ऐसा व्यक्ति जो गवर्नर रह चुका है 4 राज्यों का। ये क्या हुआ है? ये तो लॉ एंड ऑर्डर नहीं। कल को कुछ हो जाए तो किस पे सवाल आएगा? राजनीति को अलग कर दिया जाए, देन चीज़ों को देखा जाए हमारा। वोट आप किसको भी डालते हो, एक्स, वाई, जेड को। उस एक बार को उसको भूल जाओ और एक जिम्मेदार नागरिक किसी अधिकारी के रूप में सोचो कि भैया आपने पढ़ा तो कुछ था, उसको इम्प्लीमेंट करना नहीं करते। तो कल को आपके बच्चे के साथ भी ये वाला होगा, वो भी क्या छोड़ो ना, मैं क्या करूँ? वो वाला पार्ट है। तो एक समाज का